जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24x7 में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 लेकर के आए हैं। ये आरआरबी एएलपी CBT 1 27/11/2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। और आप जानते हैं कि आपको साइंस का सवाल करवाया जा रहा है और इसका जो आज सीरीज है वो 7वां सीरीज है। और ये जो आपका प्रीवियस ईयर का ही सीरीज चलाया जा रहा है जो 2024 में रेलवे द्वारा पूछा गया था। तो आप ऐसे सवाल को ज़रूर देखें ताकि आपको आने वाला एग्ज़ाम, रेलवे के तमाम एग्ज़ाम, NTPC है, ग्रुप डी है, NTPC ग्रेजुएट लेवल, NTPC इंटर लेवल, आप बिहार SSC भी भरे होंगे, बिहार पुलिस भी भरे होंगे और BSO ASO भरे होंगे। तो तमाम जो है एग्ज़ाम बिहार में बिहार SSC के द्वारा ली जाने वाली है। और आप जानते हैं कि बिहार SSC का सिलेबस क्या है कि 25 क्वेश्चन साइंस पूछता है। तो साइंस का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है बिहार में भी, और साइंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है रेलवे में ही। और ये दोनों का एग्ज़ाम 2025 में संपन्न होने वाला है। तो इसलिए आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट ऑफ व्यू को नज़र में रखते हुए हम लोगों ने पर डे एक सेट लेकर के आ रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि आपको पर डे एक आवर्स का सेट मिलेगा और जो एडिटोरिया का सेट करवाया जाएगा, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसका जल्दी ही सेशन स्टार्ट होने वाला है। और मेरे ख्याल से कल से ये सेशन स्टार्ट हो जाएगा आर्ट्स वाला। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि 8 ओम और 5 ओम के श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का मान ज्ञात करें। आपको पता है कि दो तार को ऐड करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तो एक तार ये और एक तार ये दोनों वायर को हम इस तरह से जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? सीरीज कम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम। और अगर इसी तार को हम पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ेंगे यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे जुटेगा। आपको ये भी जानकारी है कि अगर सीरीज में आप जोड़ोगे तो उसका प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर R1 + R2, और जबकि आप पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 होता है। ये तमाम चीज़ें क्लास में करवाई जाती है। तो हम लोग बात करते हैं कि कहता है कि 8 ओम और 5 ओम श्रेणी संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, तो R का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो हम इसका फार्मूला लगा लेंगे R बराबर R1 + R2, जबकि तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है 7 और R1 कितना दिया है R और R2 कितना दिया है 5, तो R बराबर हम इसको निकालेंगे 2 ओम। इधर राइट आंसर। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वो हो जाएगा 2 ओम। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसग्राही। दोस्तों आपको क्लास में करवाया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें करवाए थे, जीभ के बारे में बताया गया था, टंग के बारे में बताया गया था। तो टंग के अग्रभाग में मीठा स्वाद कलियाँ है, मीठा का अनुभूति होता है, और टंग के पीछे वाला भाग में कड़वा यानी तीखा का अनुभूति होता है। और तीखा के बाद यानी कड़वा के बाद उसके नीचे वाले साइड वाले हिस्से में ये जो होता है ये खट्टा का अनुभूति होता है। और आपको ये भी पता है कि बीच में कोई भी स्वाद कलियाँ उपलब्ध नहीं है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रसग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइट आंसर डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटीन बनाने में सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। और आपको पता है कि प्रोटीन का निर्माण कोशिका में एक कोशिकांग होता है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोगों ने देखा था क्या दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का संश्लेषण करता है, वसा का निर्माण करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नामक एक डॉट खुरदरा पदार्थ पाया जाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही राइबोसोम का निर्माण करता है और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए आपको क्लास में कई बार बताया गया है कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है।
जबकि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि लाइसोसोम को एटम बम यानी परमाणु बम कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो पाया जाता है इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जल अपघटक पाया जाता है, जो अपने आप को फाड़ लेने के बाद पूरा के पूरा कोशिकाओं को समाप्त कर देता है। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। और आपको पता होगा कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम की जगह पे सेल प्लेट पाया जाता है, और सेल प्लेट के जरिए पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। तो ये तमाम चीज़ें क्लास में आप लोगों को करवाया गया था, जो मेरे ख्याल से इतने बात जब बताया गया तो ध्यान में आ गया होगा। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? तो अमीबा जो है, अमीबा कोशिका का आकार बदलता रहता है। और आपको ये भी पता है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। और जब अमीबा गति करता है तो इसका आकार जो है बिल्कुल बदलता रहता है, और अमीबा में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये आपको बहुत अच्छा से पता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित में से किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया में पुनर्जन्म की क्षमता होती है, तो आपको ध्यान में रखना होगा प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस में झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव देखा गया है? झिल्ली कोशिकाओं का अभाव देखा गया है, तो हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में। जी नहीं, झिल्ली का अभाव देखा गया है सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक लिख दिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। और ये बताता है ऑप्शन नंबर बी केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, ये तो महा गलत है। ना तो यूकैरियोटिक कोशिका और न ही प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में झिल्ली का अभाव दिखा गया है। तो राइट आंसर जो होगा केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र होता है, ये बात गलत है। दो वस्तुओं के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दूरी से स्वतंत्र नहीं रहता है। आपको पता है कि आपको क्लास में करवाया गया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के स्क्वायर होता है। F प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आपको बताया गया था कि जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर कम रहेगा, दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर अधिक रहेगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, जबकि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर कम रहेगा तो फ्रिक्शन अधिक रहेगा। तो इस हिसाब से आपका जो कह रहा है कि दो वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच के पृथक्करण दूरी से स्वतंत्र रहता है, बिल्कुल नहीं, ये दूरी पर डिपेंड करता है। तो राइट जो कथन 1 है वो गलत है। कथन 2 देखते हैं। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अभी आपको लिख करके बताया गया कि जो दो वस्तुओं के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से दूसरा कथन जो है ये सही है। तीसरा कथन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह जो होता है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो है कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 सही है, जबकि कथन 1 गलत है। तो सही कथन का पहचान करना था, तो राइट आंसर इज द कथन 2 और कथन 3 सही है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कथन गलत है? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है, ये भी सही है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस नहीं होती, ये गलत बात है, जबकि ये तीनों सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ससंयोजक रूप से आवंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो इसका जो है अणुओं के भीतर प्रबल
सहसंयोजक अबंध और परबल अंतर आणविक बल भी होता है, ये सही बात है। अणुओं के भीतर परबल सहसंयोजक अबंध होता है किंतु अंतर आणविक बल दुर्बल होता है, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कि सहसंयोजक रूप से अबंधित यौगिक का क्वथनांक कम क्यों होता है। तो राइट आंसर यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की अति आवश्यक है। और आपको पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये कौन स्रावित करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो ये स्रावित करता है, यह जो स्रावित करता है ये थायराइड ग्लैंड करता है, थायराइड ग्रंथि करता है। और आपको पता है कि गला में एक ग्रंथि पाया जाता है जो थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। और यही थायराइड ग्रंथि जो है थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन को T4 के नाम से भी जाना जाता है और मानव में थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला मुख्य हार्मोन है। अब हम लोग थायरोक्सिन मस्तिष्क के विकास और मस्तिष्क के कार्य को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थायरोक्सिन भ्रूण अवस्था में मस्तिष्क के विकास और शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज कौन करता है। तो ये करता है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो ये गला में पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, तो मस्तिष्क के कार्य को बढ़ा देता है, मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है और शारीरिक विकास करने में भी थायरोक्सिन हार्मोन मदद करता है। तो ये सब चीज़ को आप जानना होगा। और थायरोक्सिन हार्मोन को T4 के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की अति आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। तो तेल और पानी विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। और ये जस्ट क्वेश्चन किसी प्रीवियस सेट में ही करवाया गया था। हो सकता है कि 2 या 3 सेट में जो मेरे द्वारा करवाया जा रहा था तो आपको बताए थे तेल और पानी जो है ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो आप ध्यान में रखेंगे, राइट आंसर सी आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो सही जवाब हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। आपको पता है कि CaSO4 को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो होता है साँचे और मूर्ति के निर्माण में किया जाता है। सजावटी वस्तु को बनाने में भी जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि जब हाथ पैर टूट जाता है तो उसको सही करने के लिए अस्पताल में इसको लगाया जाता है जिप्सम। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करने से क्या प्राप्त होगा। तो जिप्सम को जब गर्म करोगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O का निर्माण होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा HNO3 का आणविक द्रव्यमान है। तो देखिए आपको हाइड्रोजन कितना है, 1 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, प्लस नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है 14, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ये 16। तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे 1 + 14 + 48, तो जब इसको ऐड करोगे 8 और 4 12 1 13 के 3 4 1 5 4 1 5 और 1 6, तो ये जो हो जाएगा 8 4 12 13 के 3 और 4 1 5 1 6 यानी 63 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोलिक अम्ल के प्रति अधिक क्रियाशील होता है। तो ये जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रति अधिक क्रियाशील होता है, आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन कहता है 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा। यानी यह है उत्तल दर्पण, ये क्या है उत्तल दर्पण है और 1 मीटर इसका फोकस दूरी है। तो जब इसका फोकस दूरी 1 मीटर है तो वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहता है उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कितना होगा। तो वक्रता ये है ध्रुव और यह है वक्रता केंद्र, ये दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो 2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको एग्जाम क्लास में कई बार ऐसा सवाल करवाया गया है और आपको ऐसे सवाल को ज़रूर देखना है प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
क्वेश्चन नंबर 16 पर हम बात करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र को बहुत डिटेल में क्लास में पढ़ाए थे और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में तमाम बातें को बताया गया था, जो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथन सही है और क्या क्या सही है। तो चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि होता है। दोस्तों, आप लोग को बताया गया था कि यह जो है यह मैग्नेट है और ये जो है नॉर्थ पोल होता है और ये होता है साउथ पोल। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो निकलती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, अंदर में साउथ से नॉर्थ और बाहर में नॉर्थ से साउथ जाता है। ये आपको अच्छा से जानकारी होगा कि जो क्षेत्र रेखाएं निकलता है ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल और अंदर में साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर जाता है। और आपको ये भी पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं ये जो है यह एक अदिश राशि है और दिसूचक द्वारा मापी जाती है। इसमें दो सूचक होता है। तो हम लोग बात करते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन कहता है कि यह एक अदिश राशि है। ये बिल्कुल गलत। चुंबकीय क्षेत्र जो है सदिश राशि है। यह केवल चुंबक के बाहर स्थिर रहता है। तो ये भी आपका गलत है। चुंबक के अंदर भी स्थित होता है और किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिसूचक द्वारा मापी जाती है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में नहीं, ये कर्व के रूप में भी होता है, वक्र के रूप में भी होता है। और दोस्तों, आप लोग को बताया गया था कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है और जबकि सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है गॉस होता है। और 1 टेस्ला बराबर आपको बताया गया था 10⁴ गॉस। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है 10⁴ गॉस होता है। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यदि एक आदमी ज़मीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हुए आदमी द्वारा किया गया कार्य बताइए। ऐसे सवाल को हलवा बनाया गया था, हलवा की जैसा बताया गया था और बोला गया था कि जब भी किसी भी सवाल में अगर त्वरण दिख जाए तो समझ जाना कि एग्जामिनर 1 नंबर खुद को 1 नंबर फ्री में दे गया है। और W बराबर आप लोग जानते हैं किया गया कार्य निकालना है तो mgh होता है। जबकि यहाँ पर जो दिया है यह हाइट कितना दिया है, ये द्रव्यमान जो है 1 है, हाइट जो है 2.5 है और जी कितना है 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 25 जो होगा जूल होगा। और आप ये भी जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक गतिशील पिंड द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के बराबर है। तो ये तो एक ही नज़र में देख करके कोई भी बता देगा कि दूरी। आपको बताया गया था कि दूरी किसे कहते हैं तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल रास्ता की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और दूरी के बारे में बताया गया था कि दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहा जाता है और इसे डी अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है और दूरी का मात्रक जो होता है ये दूरी का मात्रक मीटर होता है। और आपको ये भी बताया गया था कि दूरी और विस्थापन में कुछ बेसिक अंतर बताए थे कि दूरी जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये कभी भी दूरी जो है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यह हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। और दोस्तों, आप लोग को बताया गया था दूरी और विस्थापन के बीच में संबंध बताया गया था कि दूरी जो है विस्थापन से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि दूरी छोटा हो गया और विस्थापन बड़ा हो गया। और आपको बताया गया था कि विस्थापन एक सदिश राशि है और विस्थापन किसे कहते हैं तो शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी 2 बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। और नहीं तो आप ऐसे समझोगे तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। आपको क्लास में कई बार दूरी और विस्थापन से कुछ बेसिक सवाल मैं करवाता हूं और आपको हमेशा इस तरह का एग्जांपल दिया जाता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी गया और जो 5 किलोमीटर गया और बी से सी गया वो 3 किलोमीटर गया। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर। और ये 5 के जगह पर मान लो 4 किलोमीटर। 5 के जगह पे क्या मान लोगे? 5 के जगह पे फिर से मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए से बी गया
और बी से सी गया, ए से बी 4 किलोमीटर गया और बी से सी 3 किलोमीटर गया, तो आपको बताया जाता था कि बताइए कि ए ने कितना दूरी तय किया। तो डिस्टेंस बराबर बताया जाता था कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल रास्ता की लंबाई, तो 4 + 3 7 होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करेंगे विस्थापन, तो दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। तो ये 4 है और ये 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से विस्थापन कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। AC = 5। ये तमाम चीज़ को क्लास में करवाया जाता है, प्रैक्टिस में हम ज़्यादा डिटेल नहीं कर सकते। अब है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई अभिक्रिया के उत्पादों को दर्शाता है? तो ये जो है MnO2 + 4HCl, अगर इसको अभिक्रिया को करेंगे तो इसको बैलेंस करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर देखिए MN1 Cl2, तो Cl 4 है यहाँ पर Cl2 और 2 Cl यहाँ, तो 4 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है 4, तो हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2, तो ऑक्सीजन है 2, और राइट आंसर इधर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमारा सेट नंबर 7 था, कल हम सेट नंबर 8 लेकर के आएंगे। और आपसे बार बार गुजारिश किया जा रहा है कि आप ऐसे सवाल को स्किप ना करें, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट टकरेगा तो आप ही यहाँ पर आकर के कमेंट करोगे कि जी सर आपके द्वारा जितने भी सवाल करवाया गया और जितना अच्छा से जितना डिटेल करवाया गया वो एग्ज़ाम में ज़रूर और ज़रूर वो एग्ज़ाम में 100% आपको कारगर साबित हुआ है, और ये आप ही के द्वारा हमें कहा जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है, ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ऐसे सवाल हम पर डे लेकर के आएंगे जो आपको आने वाला एग्ज़ाम में 100% मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।